किए गए आम बजट पर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। क्या कुछ कहना है तमाम सियासतदानों का, एक बार आपको सुनवाते हैं। देश की संसद में आज प्रस्तुत हुआ आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है अद्भुत है। पूरे प्रदेश और देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से नए नर्सिंग कॉलेज पूरे देश में खोले जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे को अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, हवाई यातायात के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए अलग से बजट की व्यवस्था की गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी वर्गों की ख्याल रखा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, इस बजट के बारे में मैं सिर्फ 3 लाइनों में कहूंगा कि न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान और पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। यही है बजट। ये आप मुझे बता दीजिए कि इस देश के 80 करोड़ अन्नदाताओं की एमएसपी दोगुना करने की बात कही गई थी, कहीं इस बजट में उसकी घोषणा दिखी हो तो बताइए। देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही गई थी, कहीं इस बजट में उसकी घोषणा हुई हो तो मुझे आप बताइए। इस देश के सेना का जवान जो -20 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसके लिए कोई घोषणा इस बजट में दिखी हो तो आप मुझे बताइए। तो ये बजट है किसके लिए? 50 एयरपोर्ट आप बनाने जा रहे हैं, बनाने के बाद किसको देंगे पूरा देश जानता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के बजट में, कोविड के बाद स्वास्थ्य के बजट में बड़ी घोषणाएं लोगों को उम्मीद थी, कहीं दिख रहा हो तो बताइए आप। खेल के बजट में कोई बड़ी घोषणा दिख रही हो तो बताइए। रक्षा बजट में कोई बड़ी घोषणा दिख रही हो तो आप बताइए। आपने टैक्स स्लैब में मामूली सी छूट दी है। पहले 2.5 लाख रुपए तक की कर छूट थी, अब उसको बढ़ा के आपने 3 लाख कर दिया। 3 लाख से 6 लाख तक की आमदनी पे 5% का टैक्स लगेगा। नहीं तो अगर उससे बचना है तो आपको तमाम इन्वेस्टमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो ये भी आंख में धूल झोंकने वाली कार्रवाई है। सुरसा जैसी महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में आपने मात्र 50,000 रुपए की टैक्स की छूट दी है। तो इसलिए सवाल ये उठता है कि ये बजट बनाया किसके लिए जा रहा है? जिन लोगों की आपसे उम्मीद थी कि आप एमएसपी दोगुना करेंगे, आपने मनरेगा के लिए कोई बड़ी घोषणा सुनी हो तो आप मुझे बताइए। आपने कितने टैक्स बढ़ाए बाकी चीजों पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, आटा पे, दाल पे, चावल पे, कैंसर की दवा पे, किडनी की दवा पे, टीबी की दवा पे, हार्ट की दवा पे। इसमें कहीं कोई छूट की घोषणा आपको दिखी हो तो आप मुझे बता दीजिए। बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, लेकिन इस बजट के आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि सरकार थक चुकी है। अब सरकार के पास कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि पिछले 8 साल में सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को और अमीर बनाने के लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों को बेचते रहे,
देश का युवा बेरोजगार होकर सड़क पर टहलता रहा। किसान जाड़ा बरसात गर्मी में उन काले कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करता रहा। उम्मीद थी कि इस आखिरी बजट में आखिर देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रबंध होंगे, लेकिन कुछ नहीं। अगर हाँ प्रबंध हैं तो सिर्फ विदेश को कर्ज देने के। आखिर क्यों? अपने देश के लोगों को राशन और विदेश को कर्ज, यही भाजपा का अमृत काल है। प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप कार्यक्रम थे उनका भी इस बजट में कोई अता पता नहीं। हाँ, एक उपलब्धि जरूर मिली कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र बन चुका है। आय हो न हो, आप उसे लेकर सिर्फ राष्ट्रीय पहचान पत्र दिखाते घूमिए। सरकार ने इस देश को इस बजट पे धोखा दिया है। आने वाले समय में देश की जनता अब इस थकी हुई सरकार को हटाकर एक नई कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार लाने जा रही है। भाजपा की थकी हुई सरकार से देश का कुछ भी भला होने वाला नहीं। ये पूरी तरह चुनावी बजट है। मध्यम वर्ग लोगों को थोड़ी सी रियायत मिली है, लेकिन मेरा मानना है कि जहाँ किसानों की अनदेखी करी गई है, युवाओं की अनदेखी करी गई है, उसी तरह रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय में इसकी पूरी तरह अनदेखी करी गई है और ये बहुत ही निराशाजनक है। जो आपको उसमें नहीं लगता है कि जो टैक्स स्लैब में जो बेनिफिट दिए गए हैं वो, मैंने बोला है बहुत ही मामूली बेनिफिट मिले हैं लोगों को, लेकिन आज की जो महंगाई देखेंगे, जो पेट्रोल डीजल के दाम देखेंगे, जो सिलेंडर के दाम देखेंगे, जो खर्चा देखेंगे बच्चों को बड़ा करने के, तो मैं नहीं मानती हूँ कि इस तरह की जो थोड़ी बहुत रायतें दी गई हैं ये किसी भी तरह हेल्पफुल रहने वाली है। क्या होना चाहिए? आपको तो कुछ उम्मीद होगी कि कैसा होगा? मैम एक मिनट, बस हो गया। अब आप तो ये करिए। डिम्पल यादव जो बता रही थी कि बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि बहुत ज्यादा उम्मीद इनको इस बजट से नहीं हो रही है जो बजट भाषण उन्होंने सुना है। प्रशांत दूसरा रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में भाजपा के प्रांतीय पार्षद और पूर्व पालिका अध्यक्ष श्रीमती लीना सिंघल ने स्थानीय निकाय चुनाव में विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिलाने की मांग की। उन्होंने अधिशासी अधिकारी सुभाष कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने के लिए आयोग गठित करने पर और आरक्षण की प्रक्रिया है इसको ये प्रक्रिया चल रही है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी, जिसमें महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले। आपको बता दें कि धामपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अधिशासी अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में श्रीमती लीना सिंघल ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु विभिन्न वर्गों के सम्मानजनक एवं नियमानुसार प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु बधाई देती हूँ। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय निर्वाचन की सभी श्रेणियों में महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे कि शासन सत्ता में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। कल जिले में बैठक भी हुई थी इस संदर्भ को लेकर और उसमें भी यही विषय निकल कर आया था। तो मैंने जो अपना विषय रखा है वो ये रहा कि चाहे सीट आरक्षित किसी भी वर्ग के लिए हो, चाहे वो सामान्य के लिए हो, चाहे वो ओबीसी के लिए हो या एससी अनुसूचित मोर्चे के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए हो, मेरा कहना यह है कि सभी में महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो विषय है वो ये है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व जितना बढ़ेगा उतना ही जो शासन सत्ता में अपना पारदर्शिता है वो रहेगी, क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़कर आजकल राजनीति में भाग ले रही हैं। अगर उनको सरकार की तरफ से आरक्षित पद मिलेगा तो निश्चित रूप से संभल ब्लॉक की ग्राम पंचायत मिठौली के मढ़ैया में रास्तों पर जलभराव और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। गंदगी को लेकर लोगों ने महिला सहित जोरदार प्रदर्शन किया। गांव के किशनपाल तस्लीम दिनेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है और लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार प्रधान जी से कर चुके हैं, लेकिन प्रधान जी ने बात न सुनी और इसीलिए सभी ग्रामवासी गंदगी में रहने को मजबूर है। नालियों की साफ सफाई और पानी की निकासी न होने के कारण रास्तों पर पानी जमा हो रहा है, जिससे लोगों और बच्चों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी का कहना है कि किसी भी ग्राम पंचायत में गंदगी और जलभराव की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से सफाई कर्मचारी वो और प्रधान और सचिव कोई ध्यान इस तरफ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों ने बताया कि गांव का सारा पानी कब्रिस्तान में जमा
रमजानी के परिवार का कहना है कि उन्हें न तो कोई आवास मिला है और न ही कोई शासन प्रशासन से मदद मिली है। उनके घर में पिछली जो घर की दीवार है उसके सहारे पानी आ रहा है और दीवारें पूरी तरह से गीली हो चुकी हैं, जिससे कि घर गिरने का खतरा कभी भी बढ़ता चला जा रहा है। वहीं परिवार के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम है? महासिंह। ये कौन सा गांव है? मिठौली की मढ़ैया। मिठौली की मढ़ैया। यहाँ पर गंदगी को लेकर के देख रहे हैं हम, तो क्या समस्या है? गंदगी तो बहुत है। सफाई कर्मचारी ना आता? नहीं आता है। आगे भी है तो एक नाली कराए तो अपनी चला जाओ उधर से उधर। कितने घंटे आता है वैसे? आधे घंटे। डेली आता है? ना, महीने में या 6 महीने में। तो इसके बारे में प्रधान जी से शिकायत करी तुमने? शिकायत तो नहीं करिए। किरण पाल, कहाँ रहते हो? मिठौली की मढ़ैया। ये गंदगी को लेकर के क्या समस्या है? प्रधान की बात है, भेजते नहीं है। सफाई कर्मचारी ने भेजते प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? क्या नाम है? इधर प्रयागराज में दारागंज थाना क्षेत्र में एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी और हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने कौशाम्बी जनपद में रहने वाले मनीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मनीष और सुनीता पिछले 4 साल से साथ में रह रहे थे और प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में 10 दिन पहले आए थे। मनीष को इस बात का शक था कि सुनीता किसी और व्यक्ति से ही बात करती है। इसी शक के आधार पर मनीष और सुनीता की लड़ाई हुई, जिसमें मनीष ने पत्थर मारकर सुनीता को घायल कर दिया और पुलिस को आता देख वहां से भाग निकला। मेला क्षेत्र में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मनीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये 29/1/2023 की घटना थी, जिसमें सुनीता और ये जो अभियुक्त है मनीष यादव, दोनों लगभग 4 साल से साथ में रह रहे थे और 10 दिन हुआ था इनको यहाँ प्रयागराज में आए हुए और इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ। इसको मनीष यादव को शक था कि ये किसी और से बात करती थी, तो इस वजह से विवाद के कारण इसने इसको ईंटे से मारा, जिसकी वजह से महिला की मृत्यु हो गई। अब इस पे आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, 4 साल से साथ में रह रहे थे। और इस वक्त एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल ट्रांसफर करने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोलंकी को कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इरफान सोलंकी के भाई ने अब सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सरकार के इस कदम को नियम के विरुद्ध बताया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और अगले हफ्ते इस मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की जेल ट्रांसफर करने को लेकर बवाल बढ़ता चला जा रहा है। सोलंकी को कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया गया, जिसको लेकर कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाया गया है। इरफान सोलंकी के भाई ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सरकार के इस कदम को नियम के विरुद्ध बताया है और कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है। इस पूरे मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होने जा रही है। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी विकास मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, उनसे हम बातचीत करेंगे। विकास, क्या कुछ है ताजा जानकारी? इरफान सोलंकी के जेल शिफ्ट किए जाने के बाद लगातार ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। अगले हफ्ते कोर्ट में भी सुनवाई है। जी मैम, इरफान सोलंकी को मामले को लेकर उनके भाई ने जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसको नियम विरुद्ध बताया था और नियम विरुद्ध बताने के बाद जो है आज जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो है इनकी जो है अगला जो है डेट तय किया है। क्या वजह है? इरफान सोलंकी के भाई क्या कह रहे हैं? क्या वजह है कि उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? किस बात का डर है? उनको इस बात का डर है कि जो इरफान सोलंकी को जेल शिफ्ट के मामले को लेके जी उनको इस बात का डर हो कि इरफान सोलंकी मामले लेकर इसको नियम विरुद्ध बताया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और
और सोनभद्र के रामनगीना कॉलेज में दबंगों के हमले से बी फार्मा की एक छात्रा पूरी तरह घायल हो गई है। साथ ही छात्रा की सूचना पर पीड़िता के मामा ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। यहां घायल छात्रा का उपचार चल रहा है। अब वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार विद्यालय के मुख्य द्वार पर भवरों का छत्ता बना हुआ था और सभी छात्रों में भय का माहौल है। छात्रों ने नाराजगी व्यक्त कर बताया कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है। ये हमारी भगनी है और ये रामनगीना स्कूल जो मझौली में है उसमें बी फार्मा सेकेंड ईयर कर रही है और डेली बस से जाती थी, बस से आती थी। और आज इसके साथ एक घटना घट गई। वहाँ कैंपस में भौरों का बहुत बड़ा जाल है और उसी में जो है कि भौरा छुट्टी के समय बाहर जैसे निकली, कैंपस में ही इसको भौरा खूब मार दिया। भौरा मारने के बाद जो है ये जब बाहर निकली तो स्कूल का कोई स्टाफ इसको न तो देखा और न तो बचाने की कोशिश की गई। अदर लोग जो वहाँ गांव वाले थे उसमें से कुछ लेडीज इसको पकड़ करके अंदर घर में बंद किए और तब जाकर इसकी जान बची। उसके साथ मधुमक्खी मार दिया, मतलब मधुमक्खी लगा था वहाँ कॉलेज में, उड़ गया था जो उसको मतलब मार दिया कहीं। तो क्या जो मधुमक्खी के भौरे जो थे, हाँ, और भी लोगों को मारे कि सिर्फ इसी बच्ची को? हाँ, किसी किसी को लगा है और जो लोग भाग गए हैं, बच गए हैं, उन लोग को नहीं मारा है। आप क्या करते हैं? बी फार्म करते हैं। और जिनको भौरे उन्हें काटा है वो क्या करते हैं? वो मेरी क्लास में। तो भौरे यहाँ अस्पताल में कैसे आए सब? वो इनके मामा गए थे ना। विद्यालय प्रबंधन जो थे, प्रधान प्रचाराचार्य थे, टीचर्स थे, कुछ भी कोई हेल्प नहीं किया? नहीं, वो लोग थे दो तीन टीचर थे वहीं पे साथ में, लेकिन जब उसको मार रहा था तो वहाँ पे कोई नहीं था, बाद में फिर आए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज के एक कार्यक्रम में पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। स्वतंत्र देव सिंह एक कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने अपने हाथों से बुजुर्ग महिलाओं को कंबल दिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मोदी जी ने लाखों लोगों को लखपति बनाया है। मोदी और योगी सरकार ने देश और प्रदेश से परिवारवाद को खत्म किया है। ये जनता की ताकत है। लालचंद जी केसरवानी और अपने आशीष परिवार ने उनके पुण्यतिथि, बाबा की और पिताजी की अपने पुण्यतिथि, चश्मे का वितरण है, कम्बल का वितरण है, दवा का वितरण है, ऐसे चिकित्सा शिविर का आयोजन करते हैं। इस केसरवानी परिवार को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में नर सेवा ही नारायण सेवा है और गरीबों का सेवा करना सरदार पटेल से लेकर स्वामी विवेकानंद से लेकर सरदार पटेल तक सभी उन लोगों ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा। लालचंद। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन पहले रानीगंज से सपा विधायक ने रामचरितमानस के कुछ दोहों को हटाने की मांग करते हुए ट्वीट किया था, जिसके बाद जिले में भाजपा समर्थकों में आक्रोश और भड़क गया है। विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा समर्थक नारेबाजी करते हुए भीड़ कचहरी पहुंच गई। वहां पहले से आक्रोशित लोगों ने भीड़ को दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद परिसर में भगदड़ मच गई। इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत कराया। नगर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ दिनांक 31 को, जिसके क्रम में सामाजिक सौहार्दता एवं धार्मिक ठेस पहुंचाने के क्रम में मुकदमा पंजीकृत गया है, जिसमें विधायक रानीगंज एवं एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य इनके खिलाफ लिखा गया एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कचहरी में प्रदर्शन हो रहा था अनुसूचित मोर्चा का, उसमें भी मारपीट हुई है। वहाँ पे कुछ अशांति भंग की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस फोर्स द्वारा तुरंत रिस्पॉन्ड करके शांति व्यवस्था बरकरार रखी। सर, जो डॉक्टर आर.के. वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, किस सेक्शन के तहत हुआ है और क्या कार्रवाई होगी? इसमें आईपीसी की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत जैसे 153 है, 295, 298, 505 आईपीसी। इन्होंने क्या रामचरितमानस विवादी बयान दिया सर? जी, रामचरितमानस विवादी बयान दिया था।
और अमरोहा से एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। अमरोहा के जाकिर ने अपना नाम संदीप बताकर असम की रहने वाली एक युवती को पहले धर्म छुपाकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर मंदिर में शादी रचाई। जाकिर युवती के साथ मंदिर जाकर पूजा पाठ भी करता था। जाकिर 3 साल तक युवती को धोखा देता रहा। अमरोहा पहुंचने पर युवती को जानकारी हुई तो युवती के होश उड़ गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन सहित संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवती का मेडिकल परीक्षण कराया है। ये लड़की, इसका नाम लड़की असम की है और ये एक नाजरपुर खुर्द गांव पड़ता, अमरोहा थाना देहात में। कल मुझे 2 बजे पता लगा कि एक हमारे हिंदू समाज की बेटी जो असम की रहने वाली है, उसे लव जिहाद में फंसाकर एक नाजरपुर खुर्द थाना देहात जनपद अमरोहा का लड़का, उसने हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर, वहाँ वो कोई प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी करता था और वो लगातार कलावा बांधता था और कलावे के साथ तिलक लगाता था। हिंदू रीति रिवाज के तहत एक मंदिर में जाकर उससे शादी की, ये बताकर कि मैं हिंदू हूँ। जबकि जब शादी करने के बाद उस लड़की ने जब कहा कि तुम मुझे अपने परिवार से मिलवाओ, अपने घर मुझे लेकर चलो, तो इस पर लड़का उसे हमेशा किसी किसी बहाना लेकर टाल देता था। शादी के 1 साल बाद जब वो लड़की अमरोहा जिले में नाजरपुर खुर्द गांव में पहुंची तो उसे पता चला कि वो लड़का एक मुस्लिम समुदाय से था। मेरे साथ झूठ बोल के शादी करा उसने, संदीप नाम बताया था उसने, और 1 साल यहाँ में आके बाद पता चला वो मुसलमान है। उसने मुझे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मैंने मना करने के बाद भी, और मुझे बोला मुस्लिम धर्म करो, मैंने मना कर दिया साहब, तो उसने मेरे साथ मारपीट करने की भी कोशिश करी। क्या नाम है उसका लड़के का? नाम क्या बाद में निकला उसका? बाद में पता चला उसका नाम जाकिर है। पहले क्या बताया था आपसे? संदीप बोल। अच्छा, शादी कहाँ पर की थी आपसे? हम पटना में शादी करे थे। पटना मंदिर में? मंदिर में। अच्छा, तो हाथ में कुछ कलावा या धागा वागा भी माथा में टीका उका लगाया था। हाँ, जब शादी की थी। जी। तो अब आपको कहाँ रखा है इतने दिनों? कैसे, मतलब आपके साथ क्या हुआ? पूरी अपनी काम बताया। हम लोग इतने दिन आसाम में ही रहा। आसाम में? हाँ, असम में रहने के बाद उसने यहाँ, मैंने उसे बार बार बोला अपने घर वालों से मिलाओ, अपने घर वालों से मिलाओ, तो ऐसा कुछ किया नहीं। बोला ठीक है मिला दूंगा बोल के ऐसे करके वो वहाँ से निकल के आया। मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ को आई। आने के बाद पता चला जो वो मुसलमान है। ये और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहे FM न्यूज के साथ।